राजस्थान की वीर प्रसूता धरा केवल राजाओं के तलवारों की खनक के लिए नहीं, बल्कि उन निहत्थे और स्वाभिमानी किसानों के पसीने और रक्त से सींची गई क्रांति के लिए भी जानी जाती है, जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता और उनके संरक्षण में पल रहे निरंकुश जागीरदारों की चूलें हिला दी थीं। आज की ये क्लास कोई साधारण क्लास नहीं है, बल्कि ये एक सिनेमैटिक अनुभव है। राजस्थान की आगामी सभी परीक्षाओं जैसे आरपीएससी और आरएसएसबी में विद्यार्थियों का एक भी प्रश्न गलत ना हो। आज के दौर में परीक्षक सीधे ऑथेंटिक किताबों से लाइन टू लाइन प्रश्न पूछते हैं, और ये संपूर्ण विश्लेषण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 पर आधारित है। राजस्थान में किसान आंदोलनों की शुरुआत अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे दशकों का संचित शोषण और बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियां थीं। 1818 की संधियों के बाद राजस्थान की रियासतों पर ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हो गया, जिसने यहां की सामाजिक और आर्थिक संरचना को जड़ से हिला दिया। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जहां राजस्थान का किसान, जो कभी अन्नदाता कहलाता था, क्रांतिकारी बनने पर मजबूर हो गया। सर, मेरे मन में अक्सर ये सवाल आता है कि क्या अंग्रेजों के आने से पहले स्थिति बेहतर थी? आखिर ऐसा क्या बदला कि शांत रहने वाला किसान सड़कों पर उतर आया? बहुत गहरा सवाल है। देखो, अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ के शासक स्वयं को ब्रिटिश संरक्षण के कारण सुरक्षित मानने लगे। पहले उन्हें डर रहता था कि अगर वे प्रजा पर अत्याचार करेंगे तो प्रजा विद्रोह कर देगी या पड़ोसी राज्य आक्रमण कर देगा। लेकिन अब अंग्रेजों ने उन्हें सुरक्षा की गारंटी दे दी थी, जिससे वे अपनी ही जनता के प्रति निरंकुश हो गए। इसके साथ ही अंग्रेजों की व्यापारिक नीतियों ने हमारे स्थानीय कुटीर उद्योगों को बर्बाद कर दिया, जिससे शहरों में काम करने वाले लोग वापस गांवों की ओर लौटे और खेती पर आश्रित जनसंख्या का बोझ बढ़ गया। यानी सर, जमीन कम और खाने वाले मुंह ज्यादा हो गए, और ऊपर से टैक्स की मार। बिल्कुल सही पकड़ा है। अब यहां हम समझेंगे कि आखिर वे कौन से मुख्य कारण थे जिन्होंने बारूद में चिंगारी का काम किया। इसे हम एक तुलनात्मक तालिका से समझते हैं। अत्यधिक लगान, मतलब कि उपज का आधा हिस्सा 50% या उससे भी अधिक जागीरदार छीन लेते थे। इसका परिणाम किसान के पास अपने परिवार के लिए दाना भी नहीं बचता था। लाग बाग, मतलब कि बिजोलिया जैसे ठिकानों में 84 प्रकार की विभिन्न लागें वसूल की जाती थीं। इसका परिणाम विवाह, त्योहार और यहां तक कि जागीरदार के निजी खर्चों का बोझ भी किसानों पर था। बेगार प्रथा, मतलब कि बिना कोई पैसा दिए किसानों से शारीरिक श्रम करवाना, जैसे वजन ढोना या शिकार में सहायता करना। इसका परिणाम ये प्रथा किसानों के मानवीय गरिमा और स्वाभिमान पर चोट थी। लाटा और कूता, मतलब कि कटी हुई फसल लाटा और खड़ी फसल कूता का मनमाना अनुमान लगाकर कर वसूलना। इसका परिणाम सरकारी करिंदे हमेशा जागीरदार के पक्ष में ही फसल का अनुमान लगाते थे। जी मान सर, मजा आ गया। पहले हम बिजौलिया की तरफ चलते हैं। बिजौलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941। बिजौलिया किसान आंदोलन राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत का सबसे संगठित, सबसे लंबा चलने वाला और पूर्णतया अहिंसक आंदोलन था। ये वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है और तत्कालीन मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। सर, 44 साल तक एक आंदोलन कैसे चल सकता है? क्या किसानों का धैर्य कभी नहीं टूटा? यही तो इस आंदोलन की खूबसूरती है दृष्टि। यहाँ के किसान अधिकांशतया धाकड़ जाति के थे, जो अपने परिश्रम और पंचायत व्यवस्था में अटूट विश्वास के लिए प्रसिद्ध थे। इसकी भौगोलिक बनावट भी ऐसी थी कि किसान आसानी से पड़ोसी राज्यों में पलायन कर सकते थे। इस आंदोलन को हम 3 चरणों में विभाजित कर पढ़ेंगे। प्रथम चरण 1897 से 1915, स्थानीय प्रतिरोध और चमड़ी की पीड़ा। कल्पना करो, 1897 का साल है। बिजौलिया के गिरधरपुरा गांव में हजारों किसान एक मृत्यु भोज यानी मरण भोज के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद नए जागीरदार ने जुल्म की हदें पार कर दी थीं। वहां किसानों ने निर्णय लिया कि वे उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से न्याय की गुहार लगाएंगे। सर, क्या महाराणा ने उनकी बात सुनी? अफसोस, रियासती सरकार की उदासीनता ने बिजोलिया के जागीरदार राव कृष्ण सिंह को और अधिक क्रूर बना दिया। 1903 में उसने एक नया कर लगाया, चमरी कर,
मानसर की ट्रिक देखो। चमरी, विवाह की चमरी पर 13 भार। व्याख्या: 1903 में राव कृष्ण सिंह ने हर व्यक्ति को अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर 13 रुपए, कुछ साक्ष्यों में 5 रुपए, ठिकाने में जमा करवाने का आदेश दिया। इसके बाद दूल्हे को राव साहब के सामने नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेना पड़ता था। ये तो बहुत अपमानजनक था सर। किसानों ने क्या किया? किसानों ने मूक विरोध किया। उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी बेटियों का विवाह ही नहीं किया। अंततः राव को झुकना पड़ा, लेकिन किसानों को अपनी संगठित शक्ति का एहसास हो गया। 1906 में कृष्ण सिंह की निःसंतान मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह स्वामी बना। उसने तलवार बंधाई कर का बोझ भी जनता पर डाल दिया। जब साधु सीताराम दास ने विरोध किया तो उन्हें पुस्तकालय से निकाल दिया गया। अब देखो, यहां कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम में बार बार पूछता है। वर्ष 1897, गिरधरपुरा गांव में पहली बड़ी सभा और महाराणा से गुहार। नेता साधु सीताराम दास, महाराणा फतेह सिंह। वर्ष 1903, चमरी कर का लागू होना, 13 या 5 रुपए। शासक राव कृष्ण सिंह। वर्ष 1906, तलवार बंधाई कर का लागू होना, शासक पृथ्वी सिंह। वर्ष 1914, पृथ्वी सिंह की मृत्यु, अल्पवयस्क केसरी सिंह के कारण कोर्ट ऑफ वार्ड्स का नियंत्रण, शासक केसरी सिंह, महाराणा का नियंत्रण। मान सर, ये तो समझ में आ गया। द्वितीय चरण 1915 से 1923, विजय सिंह पथिक और राष्ट्रीय चेतना। अब कहानी में एक क्रांतिकारी मोड़ आता है। 1916 में इस आंदोलन से जुड़ते हैं विजय सिंह पथिक, जिनका असली नाम भूप सिंह था और वे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे। उन्होंने किसानों को व्यवस्थित रूप से संगठित किया और विद्या प्रचारिणी सभा के माध्यम से पाठशाला और अखाड़ा शुरू किया। सर, माणिक्यलाल वर्मा जी भी तो इसी समय आए थे ना? हाँ, माणिक्यलाल वर्मा उस समय ठिकाने के कर्मचारी थे। वे पथिक जी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली। साधु सीताराम दास ने भी पथिक जी का पूरा सहयोग किया। ऊपरमाल के लोग पथिक जी को महात्मा जी कहकर पुकारते थे। मानसर की ट्रिक देखो। हरियाली अमावस्या को ऊपर वाला पंच करता है। व्याख्या: 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। इसी समय नारायण जी पटेल ने बेगार करने से मना कर दिया। उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन किसानों के दबाव में उन्हें रिहा करना पड़ा। ये किसानों की प्रथम विजय थी। सर, इस आंदोलन को भारत भर में प्रसिद्धि कैसे मिली? पथिक जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क किया। विद्यार्थी जी ने अपने कानपुर के अखबार प्रताप में बिजौलिया के लिए एक स्थायी कॉलम ही खोल दिया। गांधी जी ने भी महादेव भाई को जांच के लिए भेजा। अंततः 11 फरवरी 1922 को एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड की समिति और किसान पंचायत के बीच समझौता हुआ और 35 लागें समाप्त कर दी गईं। तृतीय चरण 1923 से 1941, अंतिम संघर्ष और विजय। जैसे ही 1922 का असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, जागीरदार अपनी बात से पलट गया। 1923 से 1926 का समय किसानों के लिए नरक जैसा था। पथिक जी ने किसानों को अपनी बारानी भूमि, अनकल्टिवेटेड लैंड छोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया और किसान भूमिहीन हो गए। तो क्या आंदोलन विफल हो गया? नहीं। 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज और महाराणा के बीच समझौता हुआ। अंततः 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता तो बिजौलिया भेजा और किसानों की जमीनें वापस दिलाकर 44 साल लंबे संघर्ष का सफल अंत किया। प्रीवियस ईयर प्रश्न देखो अब। फर्स्ट, बिजौलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला? 3 चरण। गुड। नेक्स्ट, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? सर, 1917, हरियाली अमावस्या। नाइस। थर्ड, प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। वेरी गुड। अब चलते हैं बेगू किसान आंदोलन 1921 पर, जहां हमें देखने को मिलता है रूपा जी कृपा जी का अमर बलिदान। बेगू मेवाड़ राज्य का ठिकाना, वर्तमान चित्तौड़गढ़ के किसान बिजौलिया से अत्यधिक प्रेरित थे। सोचो कि 1921 में मैनाल के भैरूकुंड नामक स्थान पर किसान एकत्रित हुए हैं। यहां नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया। जागीरदार अनूप सिंह ने किसानों से समझौता किया, जिसे मेवाड़ सरकार ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देकर ठुकरा दिया।
सर बोल्शेविक मतलब? ये रूसी क्रांति से प्रेरित शब्द था जिसका अर्थ था किसानों को बहुत अधिक अधिकार देना। मेवाड़ सरकार ने ट्रेंच कमीशन भेजा। 13 जुलाई 1923 को गोविंदापुरा में किसानों की सभा पर ट्रेंच के आदेश पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए। उनकी शहादत ने आंदोलन में नई जान डाल दी और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। बेगू के किसानों पर रूपा और कृपा बरसी। बेगू के किसानों पर रूपा और कृपा बरसी। रूपाजी कृपाजी शहीद हुए। अलवर किसान आंदोलन एवं नीमूचाणा हत्याकांड 1921 से 1925। ये राजस्थान के इतिहास का सबसे विभत्स हत्याकांड है, जिसे गांधी जी ने जलियांवाला बाग से भी अधिक भयानक बताया। अलवर की कहानी थोड़ी अलग थी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी जंगली सुअर। महाराजा जय सिंह ने सुअरों को पालने के लिए रौद बनाए थे, जो किसानों की फसलें बर्बाद कर देते थे। 1921 में इसके विरुद्ध आंदोलन हुआ। फिर 1923-24 में महाराजा ने लगान की दरों में भारी वृद्धि कर दी। सर नीमूचाणा हत्याकांड की पूरी घटना क्या थी? 14 मई 1925 को अलवर के नीमूचाणा गांव में लगभग 800 किसान एकत्रित हुए। अंग्रेज कमांडर छज्जू सिंह, जिसे राजस्थान का डायर कहा जाता है, ने सभा को चारों तरफ से घेर कर मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गांवों को आग लगा दी गई। सैकड़ों निर्दोष किसान और पशु मारे गए। गांधी जी ने इसे डायरवाद गहरा एवं व्यापक यानी डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड कहा। इसको याद रखना। तिथि 14 मई 1925, स्थान नीमूचाणा अलवर, शासक महाराजा जय सिंह, छज्जू सिंह द्वारा फायरिंग, सैकड़ों शहीद। एक PYQ देखो, नीमूचाणा हत्याकांड को दोहरी डायरशाही किसने कहा? सर इसका महात्मा गांधी अपनी पत्रिका यंग इंडिया में। वेरी गुड। अब देखते हैं बूंदी राज्य यानी बरड़ क्षेत्र में किसान आंदोलन 1922 से 1936। बूंदी के किसान भी बिजौलिया और बेगू से प्रभावित होकर लागबाग और बेगार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। अप्रैल 1922 में राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता पंडित नैनूराम शर्मा ने बरड़ क्षेत्र में आंदोलन का नेतृत्व संभाला। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में एक सभा हुई, जहां पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के आदेश पर गोलियां चली। सर नानक भील जी की शहादत का प्रसंग सुनाइए ना, बहुत भावुक कर देने वाला है। हाँ, नानक भील हाथ में तिरंगा थामे झंडा गीत गा रहे थे जब उन्हें गोली लगी। उनके साथ देवलाल गुर्जर भी शहीद हुए। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की याद में अर्जी शीर्षक से एक बहुत ही मार्मिक गीत लिखा। 1936 में हिंडोली के हिंडेश्वर महादेव मंदिर में 90 गांवों के गुर्जर मीणा किसानों ने फिर से हुंकार भरी और चराई करों में छूट प्राप्त की। नेक्स्ट, भरतपुर एवं मेव किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य में स्थिति थोड़ी बेहतर थी, क्योंकि 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण यानी खालसा में थी। लेकिन 1931 में नए भूमि बंदोबस्त के कारण लगान बढ़ गया। यहाँ के हीरो थे भोजी लंबरदार। सर इन्हें याद रखने की कोई ट्रिक है ना? मानसर की ट्रिक। भरतपुर का भोज यानी भोजी लंबरदार, मतलब 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान जुटे। उन्हें गिरफ्तार किया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। वहीं अलवर और भरतपुर के मेवात क्षेत्र में 1932 में मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था बनाई। नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खान ने किया। 1937 में बिलग्रामी समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को करों में छूट और धार्मिक रियायतें मिली। नेक्स्ट, जयपुर राज्य यानी शेखावटी एवं सीकर में किसान आंदोलन। ये आंदोलन अपनी सुव्यवस्थित जाट पंचायतों और महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी के लिए जाना जाता है। सीकर ठिकाने में 1922 में नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। यहाँ राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी ने किसानों को संगठित किया। इस आंदोलन की गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उठी थी। सर यहाँ किशोरी देवी जी का सम्मेलन बहुत प्रसिद्ध है ना? बिल्कुल। सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में एक विशाल सम्मेलन हुआ। इसमें 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता किशोरी देवी ने की और मुख्य वक्ता उत्तमा देवी थीं, जिनका ओजस्वी भाषण सुनकर पत्थर भी पिघल जाएं। यहाँ धापी दादी ने भी किसानों को कर न देने की प्रेरणा दी थी। 1935 में कूदनग्राम हत्याकांड में पुलिस फायरिंग में चेतराम और टीकूराम शहीद हुए। अंततः मार्च 1947 में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार बनने पर यह लंबा संघर्ष समाप्त हुआ। इन फैक्ट्स को याद रखना। स्थान कटराथल 1934, 10,000 महिलाओं का सम्मेलन, मुख्य नेता किशोरी देवी उत्तमा देवी। स्थान कूदन 1935, पुलिस फायरिंग
चेतराम टीकूराम शहीद। मुख्य नेता धापी दादी प्रेरणा। स्थान हनुमानपुरा 1934। ठाकुर कल्याण सिंह ने किसानों के 33 घर जलाए। मुख्य नेता स्थानीय किसान। जी सर। अब नेक्स्ट मारवाड़ और बीकानेर के किसान आंदोलन। मारवाड़ और बीकानेर में जागीरदारों का जुल्म चरम पर था, लेकिन यहाँ के किसानों ने मारवाड़ लोक परिषद और बीकानेर प्रजा परिषद के साथ मिलकर संघर्ष किया। मारवाड़ में 28 मार्च 1942 को चंद्रावल गांव में कार्यकर्ताओं पर लाठियों से हमला किया गया, लेकिन सबसे दर्दनाक था 13 मार्च 1947 का डाबड़ा कांड, डीडवाना परगना। सर कहते हैं वहाँ एक किसान परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया था। हाँ, जागीरदारों ने स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के घर पर हमला किया। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए गए, पिता और भाई को मार दिया गया और उनकी पत्नी के चेहरे को विरूप कर दिया गया। मथुरादास माथुर जैसे नेता बुरी तरह घायल हुए। ये घटना सुनकर आज भी रूह थाम जाती है। सर बीकानेर के दूधवा खारा आंदोलन के बारे में भी बताइए। बीकानेर के जागीरी क्षेत्र में 37 लागें थीं। दूधवा खारा के नेता हनुमान सिंह ने महाराजा शार्दोल सिंह के विरुद्ध मोर्चा खोला। महाराजा ने उन्हें 100 मुरब्बा जमीन का प्रलोभन दिया, पर स्वाभिमानी हनुमान सिंह ने उसे ठुकरा दिया। वहीं राय सिंह नगर में 1 जुलाई 1946 को बीरबल सिंह तिरंगा लहराते हुए शहीद हुए, जिनकी याद में बीरबल दिवस मनाया गया। कुंभार राम आर्य ने किसान यूनियन क्यों लिखकर जागीर प्रथा के उन्मूलन का नारा बुलंद किया। अब हम देखते हैं राजस्थान की आधुनिक राजनीति पर प्रभाव। राजस्थान के ये किसान आंदोलन केवल लगान कम करने की मांग तक सीमित नहीं थे, बल्कि इन्होंने किसानों में राजनीतिक चेतना जागृत की। इन्हीं संघर्षों ने रियासतों में उत्तरदायी सरकारों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया और सामंती शोषण का अंत किया। आज की इस सिनेमैटिक क्लास का उद्देश्य केवल तुम्हें परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं था, बल्कि उन शहीदों के प्रति सम्मान जगाना था जिनके बलिदान से हमें आज के अधिकार मिले हैं। सर आज की क्लास वाकई लाजवाब थी। आपकी ट्रिक्स और कहानियों ने एक एक डेट और नाम मेरे दिमाग में छाप दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी भी इसी तरह खून की तरह रगों में बहे, तो अभी टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करें। वहां हमारे विशेष सिनेमैटिक कोर्सेज उपलब्ध हैं, जहां इतिहास को रटाया नहीं बल्कि जिया जाता है। हमारी राजस्थान जीके टेस्ट पास टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जहां 360 डिग्री एनालिसिस के साथ सब्जेक्ट वाइज तैयारी कराई जाती है। इस क्लास की फ्री PDF और अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको अगली मूवी स्टाइल क्लास किस टॉपिक पर चाहिए। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना। ये RBSE का संपूर्ण निचोड़ था। ये संपूर्ण क्लास राजस्थान के किसानों के अदम्य साहस और उनके अधिकारों के लिए किए गए लंबे संघर्ष की एक पवित्र गाथा है। थैंक यू मान सर। जय हिंद, जय राजस्थान।